डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स के पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है दोस्तों आपका A2M एकेडमी के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीएलएड 2023 के मैथ्स के पीवाईक्यू पेपर को करेंगे सॉल्व। और इसमें क्या खास रहने वाला दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आप अपने पेपर में अपना टाइम मैनेज करने वाले हैं, कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। आप क्या आंसर राइटिंग का तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि जब आप इस पीवाईक्यू पेपर को पूरी तरह सॉल्व कर चुके होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। दोस्तों ये है आपका पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। समीकरण दिया हुआ है दोस्तों आपको 3x बराबर 4.5 के और 4x प्लस वाई बराबर है आपका 14 के। तो आपसे y का मान पूछा है दोस्तों। अब दोस्तों इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, अब आपसे अगर y का मान पूछा है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन में x को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी या तो सॉल्व कर दीजिए या उसे y के टर्म्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो अपनी पहली इक्वेशन देखिए दोस्तों, पहली इक्वेशन में आपको दे रहा है 3x बराबर है 4.5 के। मैं क्यों ना यहीं से सीधा x की एक वैल्यू निकालूं दोस्तों। मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 4.5 बाई 3 यानी कि 1.5। अब दोस्तों अगर मेरी x की वैल्यू आ गई है और मैं अपनी इस वैल्यू को इस दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं यानी कि 4x प्लस वाई बराबर 14 में मैं अगर अपनी x की वैल्यू को पुट करूं तो मेरा क्या बनेगा दोस्तों, मेरा बनेगा 4 इंटू 1.5 प्लस वाई किसके बराबर, तो 14 के। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका y क्या आएगा, आपका y आएगा 14 माइनस 6 यानी कि आपके y की वैल्यू आ जाएगी 8 और आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या ख्याल रखना है दोस्तों कि जितनी जल्दी हो सके या तो x को सॉल्व कर दीजिए या उसे y के टर्म्स में लिख दीजिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे y का मान मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है 0.00081 का आपको घनमूल निकालना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कभी भी आपको घनमूल अगर निकालने के लिए कह रहा है तो सबसे पहले, और आपकी संख्या ऐसे दशमलव में गई है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप दशमलव के बाद संख्याएं गिन लीजिए। तो इस केस में दशमलव के बाद आपके कुल कितनी 6 संख्या है दोस्तों। अब अगर आपको घनमूल निकालना है दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस 6 को 3 से भाग देना है। अगर वर्गमूल निकालना होगा तो आप 2 से भाग देंगे। तो यहां तो आ गया आपका आंसर 2 यानी कि आपका जो भी उत्तर होगा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका उत्तर होगा उसमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 संख्याएं रहने का ही ऑप्शन हो सकता है। अब अपने सारे ऑप्शन एक बार देख लीजिए। पहले ऑप्शन में दशमलव के बाद 3, दूसरे ऑप्शन में दशमलव के बाद 4 और तीसरे ऑप्शन में दशमलव के बाद 4। इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दोस्तों जिसमें दशमलव के बाद 2 ही संख्याएं रहने का ऑप्शन है। तो ऑटो में ही ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ऑप्शन बचता कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं। एक और चीज जो इसके बाद आपको करनी है दोस्तों कि अगर आपको 2 संख्याओं वाला ऑप्शन मिल जाए तब आपको चेक करना है कि 81 जो है वो असल में किसका घनमूल बन सकता है। समझे दोस्तों, 81 किसका घनमूल बन सकता है। हमने पहला स्टेप अपना ट्राई किया दशमलव का संख्या गिनने का, वहीं पे क्वेश्चन फेल हो गया तो उसके आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा स्मार्ट अप्रोच कीजिए, अपने ऑप्शंस डिलीट कीजिए, आपको ऑटो में आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। इस दी हुई सीरीज में दोस्तों आपको बहुलक ज्ञात करना है और इसके लिए दोस्तों एक डेडिकेटेड वीडियो आपको A2M एकेडमी के चैनल पर मिल जाएगी।
आप उसे एक बार देख लीजिए दोस्तों, उसमें आपके बहुलक, माध्य, माध्यिका तीनों को ही प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो आइए पहली नजर में अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों, और पहली नजर में पढ़ते ही आपको दिखेगा कि ये जो 14 है दोस्तों, ये जो आपका 14 आ रहा है, मुझे सबसे ज्यादा बार यही 14 ही दिखा है। कितनी बार? तो 4 बार। तो बहुलक की डेफिनेशन क्या है? जिसकी बारंबारता, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही तो बहुलक होता है। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आपका 14 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4, आपका ये इक्वेशन दी है दोस्तों, और आपको बोला है इसका आंसर निकालने के लिए। और यहां पे ही दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चनों में मैं बात कर रहा था आपसे कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो भी डिफाइन होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई नहीं आपसे कह रहा है कि आप क्वेश्चन को बैठिए और पूरा सॉल्व कीजिए। आप इसमें अपनी स्मार्ट अप्रोच लगाइए। आप क्वेश्चन को एक बार देखिए, आपको ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, यहां पे सेम फिर से वही ए दिख रहा है और बी दिख रहा है। फर्क क्या है दोस्तों? यहां बीच में एक प्लस है और यहां बीच में माइनस है। ये है दोस्तों आपकी स्मार्ट अप्रोच। अब देखिए, क्या आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनते हुए दिख रही है? और ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? तो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बस अपने ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए। तो पहला आपका बन जाएगा √2 का स्क्वायर और माइनस लगा के 1/√2 का स्क्वायर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका बन जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी कि आपका 3/2। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका स्मार्ट अप्रोच। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का है, आप पूरी इक्वेशन नहीं सॉल्व करते बैठ सकते इसमें। और क्वेश्चन बनाया भी इसी के हिसाब से गया है कि जो जो बच्चे स्मार्ट अप्रोच के साथ चलेंगे वो क्वेश्चन को जल्दी टैकल करके अगले क्वेश्चन के अपना टाइम बचाएंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, sin 60 बाई cos 30 माइनस sin 30। इसके लिए भी दोस्तों आपको चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे ये बताया गया था दोस्तों कैसे 1 मिनट में आप ये सवाल उड़ाएंगे। कैसे? सिर्फ एक टेबल आपको याद करने के लिए बताया गया दोस्तों। सिर्फ वो टेबल अगर आपको याद है तो आपको पता चलेगा सबसे पहले तो ये चीज कि sin 60 बाई cos 30 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टर्म है दोस्तों। कभी भी अगर आपको, उस वीडियो में भी ये चीज बार बार आपको बताई गई है कि कभी भी अगर आपको साइन और कॉस की जोड़ी दिखाई दे और उसमें आपके 2 एंगल हो और उन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री बन रहा हो, जैसे कि यहां देखिए 60 और 30 इन्हें जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इस पूरे की ही वैल्यू कितनी हो जाती है? इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 1 है दोस्तों। अब 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी माइनस हाफ। लीजिए आपका आंसर आ गया हाफ। तो जिन जिन विद्यार्थियों को इसमें कोई भी डाउट है, आप एक बार इस वीडियो को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि सेकंडों का सवाल है ये, मिनट भी नहीं पार होगा इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां से दोस्तों आपका शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 6, और यहां से आपके 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय सवाल शुरू हो रहे हैं दोस्तों। अब पहला ही सवाल दोस्तों, ये जो आपका पहला सवाल है, 243 की पावर 3/5, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम डिजिट्स के साथ रिपीट हो रहा है। और क्यों रिपीट हो रहा है वो आपको अगले 1 सेकंड में बता सकता हूं दोस्तों। होता क्या दोस्तों, असल में आपकी जो घात होती है उसका एक फॉर्मूला है जो कहता है कि अगर मेरी x की घात a है और इस पूरे की घात b/a है, तो ये a आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि घात की जो भी घात होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो कैंसिल आउट किए जा सकते हैं। अब इसी का इस क्वेश्चन में बार बार इस्तेमाल हो रहा है, और बार बार इस्तेमाल का मतलब कि 2-3 क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डीएलएड के
क्यों? क्योंकि ये जो घात है ये स्पेशली बिना चेंज किए यही दी जाएगी। क्यों? क्योंकि 243 की क्या खासियत है दोस्तों? तो 243 की खासियत ये है कि 3 की घात 5 है, यानी कि आपने 3 को जब 5 बार गुणा किया होगा तो आपका 243 आया होगा। अब अगर आप इसे ऐसे लिखें 3 की घात 5 और इस पूरे की घात 3/5, तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पावर अपने आप में कैंसिल आउट होना शुरू हो जाती है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा आप इस 5 से इस 5 को कैंसिल करेंगे। आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा 3 की घात 3 और उत्तर क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा आपका 27। अब आपको पता चलेगा कि क्यों एग्जामिनर डिजिट्स नहीं चेंज करने को तैयार है, क्यों वो घात नहीं चेंज करने को तैयार है, क्योंकि घात भी यही रहेगी, डिजिट भी यही रहेगा और तभी आपके ये कैंसिल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल। आपका सवाल क्या रहा है दोस्तों कि विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में आपको ऊंचाई दी गई है। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों की आपको सेंटीमीटर में ऊंचाई दी गई है और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि इनकी माध्यिका क्या होगी। अब देखिए दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये कहती है कि आपका क्रम होना चाहिए, यानी कि या तो वो बढ़ते क्रम में या तो वो घटते क्रम में, किसी एक क्रम में आपको पहले उन्हें अरेंज करना। और इसीलिए बस ये 1 नंबर का सवाल है, क्योंकि आपको जो भी टाइम लगेगा वो इनका क्रम बनाने में लगेगा। तो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करेंगे? आप इनको क्रमानुसार लिख लेंगे। तो हम लोग क्या कर देंगे? हम लोग इनको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है। आपको सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है? 143। उसके बाद 145, उसके बाद 148, फिर 151, 152, 153, उसके बाद आपको दिखेगी 163 और फिर 169। आप क्या कीजिएगा? आप एक को लिखने का उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए वो वैल्यू आपने लिख ली। तो 9 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी एक और वैल्यू होगी 143, 145, 148, 151, 152, 153, 155। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखते जाइएगा, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, वो आपके लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। अब यहां से आपको क्या करना? आपको बोला है 9 विद्यार्थी, तो कभी भी अगर आपके विद्यार्थी विषम होते हैं दोस्तों, अगर आपके जो आंकड़े हैं वो विषम है, तो विषम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपका जो भी n है उसको आप क्या करेंगे? n में आप +1 करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा 9 + 1/2, यानी कि आपका जो भी फिफ्थ, जो भी आपका 5वां पद है वही आपकी माध्यिका बन जाएगी। तो यहां से गिनना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। तो आपका जो 152 है वो आपकी माध्यिका हो जाएगा। आपका क्वेश्चन में टाइम कहां लगेगा? सिर्फ क्रम बनाने में। एक बार आपने सही से उसे क्रम अनुसार लगा दिया, आपको पता है 9 विद्यार्थी हैं, 9 एक विषम संख्या है, तो विषम का फॉर्मूला क्या है? 9n + 1/2। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आपका फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म क्या है आपका? 152। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, और ये है दोस्तों आपका समीकरण बेस्ड सवाल। तो इसको दोस्तों एक बार तो मैंने ऑलरेडी इससे पिछली वीडियो में दोस्तों, जिसमें हमने 2025 का PYQ सॉल्व किया था, उसमें समझाया था। एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझिए। आपको जब भी दोस्तों ऐसा कोई समीकरण मिले तो आपको क्या करना? हमेशा उसे आपको कोशिश करनी है इस रूप में समझने की। हमेशा आपको कोशिश करनी है उसे इस रूप में समझने की। ठीक है दोस्तों, जब भी आप उसे इस रूप में रखेंगे दोस्तों, तो आपको अब हमेशा क्या करना है? आपको ये जो B है, ये जो भी आपका B है, जो भी आपका A है और जो भी आपका C है,
आपको अब कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि आपको दो नंबर चुनने होते हैं, एक नंबर x, एक नंबर y। कंडीशन क्या है दोस्तों? पहली कंडीशन है कि x और y का जो भी गुणा होगा दोस्तों, जो भी गुणा होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपके a और c के गुणे के। ठीक है। और दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि आपका x और y का जो भी जोड़ घटाव होगा दोस्तों, जो भी जोड़ घटाव होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा आपके b के। ये दो कंडीशंस को फॉलो करते हुए दोस्तों आपको दो डिजिट्स पता करने होते हैं, आपको दो डिजिट्स लेट करने होते हैं। अब अपनी वैल्यूज पुट कीजिए दोस्तों। तो अगर मैं अपनी वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा a जो है दोस्तों, मेरा a जो है वो है मेरा 1, जो मेरा b है वो है मेरा 1, जो मेरा c है वो है मेरा -12। अब देखिए, अब मुझे x और y पता करने हैं, यानी x y पता करना है, जिनका गुणा करने पर मुझे क्या मिले? मुझे a इंटू सी यानी कि मिले -12। मतलब दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर -12 आता हो, और उन्हीं दो संख्याओं को यानी कि x और y को जोड़ने पर क्या आता हो? तो उन्हें जोड़ने पर आता हो मेरा b यानी कि 1। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां से सिर्फ आपको मेन काम इसे समझने का है। आपकी दो संख्याएं जिन्हें आप गुणा करें तो माइनस में संख्या है। अगर आप दोस्तों दो पॉजिटिव संख्याओं को गुणा करते हैं तो आपका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आता है। दो नेगेटिव को भी गुणा करने पर आपका आंसर पॉजिटिव आता है। यानी कि आपकी एक संख्या तो होगी पॉजिटिव और एक संख्या होगी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। तो अब खुद सोचिए दोस्तों, आपकी दो संख्याएं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिनको गुणा करने पर 12 है। ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों? तो एक तो हो सकती है आपकी 12 और एक हो सकता है 1, या 6 और 2, या 4 और 3। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं? इन्हीं तीन क्रम में आप गुणा करेंगे तो आपका 12 आ सकता है, वो भी माइनस, यानी कि इनमें से किसी एक के साथ तो माइनस भी रखना पड़ेगा आपको। लेकिन साथ के साथ आपको दूसरी कंडीशंस भी देखते रहनी है कि जब इन्हें आप जोड़ें या घटाएं तो एक बचना चाहिए। तो इस जोड़ी में तो एक नहीं बच रहा, इस जोड़ी में भी एक नहीं बच रहा, जोड़ी में एक बच रहा है सिर्फ इसमें, आपके तीसरे वाले में। तो मतलब 4 और 3 की ही जोड़ी बनेगी, और 4 और 3 की जोड़ी जिसको एक बनाए, मतलब कि अगर 4 मेरा पॉजिटिव है तो 3 को अगर मैं माइनस के साथ लिख दूं तो मेरा दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये पूरा का पूरा आपका सोचने का काम है दोस्तों। और इस सोचने का काम कब तेज होगा? जब आपने ऐसे क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस की होगी। ठीक है दोस्तों। तो अब आपकी डिजिट क्या क्या हो गए? तो आपको x मिलेगा 4 और y मिलेगा -3। अब बस आपको अपनी वैल्यूज पुट करनी है दोस्तों। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे x² + 4x -3x -12 बराबर में 0। और अब आप इसमें से कॉमन लेना शुरू कीजिए। तो पहले से आ जाएगा कॉमन x, बचेगा x + 4, दूसरे से कॉमन आ जाएगा -3 और अंदर बचेगा x + 4 बराबर 0। लीजिए, अब आपका यहां बनेगा x + 4 एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट x - 3 बराबर 0। यहां से आप इंडिविजुअली इनको सॉल्व करके x का एक मान आपका आ जाएगा -4 और x का दूसरा मान आ जाएगा आपका +3। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दो उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन एक नंबर का है दोस्तों, और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन इजी था। सिर्फ आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी अगर आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी दोस्तों, अगर आपने अपने दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले नंबरों की बार बार प्रैक्टिस की होगी तो आपको क्वेश्चन देखते ही वो दो डिजिट्स दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। 10 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परित घुमाने पर बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरी तरह आपके इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। आप समझिएगा दोस्तों
कि एक आपका क्या है, एक आपका आयत है, ठीक है दोस्तों, ये आपका आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 10 और चौड़ाई दी है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं इसको लंबाई के परिध घुमाता हूं, मतलब यहां पर मैंने कोई एक एक्सिस बना दी दोस्तों, और मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इसको घुमाऊंगा, यानी कि ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये कुछ यहां से घूमता हुआ आएगा और फिर ये वापस ऐसे जाएगा। तो अगर आप इसको इमेजिन कर पाएंगे दोस्तों, अगर आप इसको इमेजिन कर पाएंगे तो ये जो आपका हिस्सा है ये घूम रहा होगा पूरा का पूरा अपने 10 सेंटीमीटर के एक्सिस पे। अब दोस्तों अगर मैं बोलूं कि इससे जो बेलन तैयार हुआ है उसकी हाइट कितनी होने वाली है, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा दोस्तों कि इसकी जो हाइट है वो जो आपका आयत था उसकी लंबाई के बराबर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस होगा दोस्तों, यानी कि त्रिज्या होगी, वो कितनी होने वाली है, तो वो आपके आयत के चौड़ाई के बराबर है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। आपको पूछा क्या दोस्तों, आपको पूछा है अपने बेलन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है दोस्तों, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7 और एच की वैल्यू 10। अब इसमें कैंसिल आउट करा लीजिए, ठीक है दोस्तों, कैंसिल आउट कराइए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 220 × 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आखिरी में लगा दीजिएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों, यूनिट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आपको इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड था सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के ऊपर कि क्या आप ये इमेजिन कर पाएंगे कि जब मैं एक आयत को लंबाई के परिध घुमाऊंगा तो मेरा जो बेलन तैयार होगा उसकी त्रिज्या क्या रहने वाली है और उसकी ऊंचाई क्या रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों 1 मिनट का सवाल, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपके एक टेबल के ऊपर बेस्ड ये सवाल है। आपको सिर्फ इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको फुल स्पीड में इसमें वैल्यू पुट करते जाना है। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू साइन 45 1/√2 माइनस सेक स्क्वायर 60 यानी कि 2 का स्क्वायर। लीजिए आपका क्या बन गया, आपका बन गया 4√2 माइनस 4, यानी कि आपका बनेगा 2√2 माइनस 4। यह आपका दोस्तों फाइनल आंसर भी हो सकता है। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर आपका हो कि मैं 2 भी यहां से कॉमन ले लूं तो मेरा अंदर आ जाएगा √2 माइनस 2। अगर आपको वैसा करने का मन हो तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो 1 मिनट से भी कम समय में सिर्फ वैल्यू पुट करके आपने अपना आंसर निकाल लिया। लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों दो पासे साथ में फेंके जा रहे हैं, तो पहली चीज तो कुल संभावनाएं कितनी होंगी। अगर आप कभी क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आपको क्या पता कर लेना है, सबसे पहले आपको पता कर लेना है कुल। अब दो पासे थे तो पासों में संभावनाएं कैसे निकलती हैं, तो वो निकलती है हमेशा 6 की घात n। और ये भी दोस्तों आपको प्रायिकता के एक वीडियो में प्रॉपरली समझाया गया था कैसे सिक्कों में आपको कुल संभावनाएं निकालनी है, कैसे पासों में आपको कुल संभावनाएं निकालनी। तो 6 की घात n, कितने पासे हैं, तो पासे हैं आपके 2, यानी 6 की घात 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 36। तो कुल संभावनाएं तो हो गई दोस्तों आपकी 36। अब जिन जिन विद्यार्थियों ने वीडियो देखी है उनको पता होगा कि अंकों का योग 4, यानी कि मेरे कौन कौन से संभावनाएं हैं जहां अंकों का योग 4 बनता है। तो एक तो होता है दोस्तों 1,3, पहली। एक होता है मेरा 2,2,
और एक होता है मेरा 3,1। इसके अलावा दोस्तों कोई भी और संभावना नहीं है जिसमें आपका अंकों का योग 4 बनता है। तो ये कितनी संभावनाएं होगी? ये हो गई आपकी कुल 3 संभावनाएं। अब प्रायिकता होती क्या दोस्तों? तो प्रायिकता सबको पता है कि जो भी आपकी जरूरत है, यानी कि जो भी सवाल ने आपसे पूछा और उसके बटे में आप क्या लिखते हैं? उसके बटे में आप लिखते हैं कुल। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था? अंकों का योग 4 हो, तो 4 की संभावना कितनी थी? 3। तो ऊपर आ जाएगा आपका 3, नीचे कुल आपने अभी निकाल लिया यानी कि 36। आपका उत्तर क्या बन गया? आपका उत्तर बन गया 1/12। जिन जिन विद्यार्थियों को प्रायिकता के टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप एक बार वो वीडियो देखिए, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए दोस्तों। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपका 1 मिनट का भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। लीजिए आपका अगला सवाल, और यहां से दोस्तों आपके अब कौन से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस शुरू हो गए दोस्तों। तो आपका जो राइटिंग वर्क है वो ही बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही लगाने की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है कि ये जो आपको चित्र दिया गया है, इसमें आपको शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो शंकु का वक्र पृष्ठ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला? तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपका होता है पाई आर एल। ठीक है दोस्तों, तो पाई सबको पता है, आपको पता करना है आर और एल। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। वीओ आपको दिया है 15 सेंटीमीटर। वीओ यानी कि ये जो लंबाई है ये आपको दी है 15 सेंटीमीटर। तो जो 15 सेंटीमीटर है ये तो मेरा एच हो गया। अगला क्या आपको दिया है? आपको दिया है ओ बी 8 सेंटीमीटर, यानी ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर। तो ये तो जो है ये है मेरा आर। ठीक है, तो अभी मेरे पास आर आ गया है, एच आ गया, मुझे क्या निकालना? मुझे एल पहले निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो फॉर्मूला होता है असल में आपका कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर होता है किसके? एल स्क्वायर के। है क्या दोस्तों? तो अब इसमें आपको सिर्फ अपनी वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। यहां से आपकी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी 17। ठीक है दोस्तों, आपके एल की वैल्यू आ जाएगी 17। अब आपके पास अपना पाई है, अपना आर है, अपना एल है। आपको क्या करना है? आपको वक्र पृष्ठ निकालना था। आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ किसके बराबर? पाई आर एल, यानी कि 22/7 गुणे आपका 8 और गुणे आपका 17। अब इसको आप लोग रफली सॉल्व कर लीजिएगा। डिजिट्स कैंसिल तो हो नहीं रहे, तो आप एक रफ सॉल्व कीजिएगा और आपका जो उत्तर आएगा वो अराउंड आपका 427 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर आएगा। और उसके आगे आप क्या लिखेंगे? उसके आगे आप लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे जब आपको क्वेश्चन दिखे तो पहले आप पता कीजिए कि आपका फॉर्मूला क्या है। अगर आपको अपना फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में यही ढूंढिए कि क्या मेरे सारी वैल्यूज मेरे पास है। अगर वैल्यूज हैं, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। अगर वैल्यूज नहीं है तो आपको एक बार को रुक के पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, तो डायरेक्टली सारी वैल्यूज दे दी, इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आपकी 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 के पेपर में यही सेम क्वेश्चन, हो सकता है शायद गलती से डिजिट चेंज हो, वरना डिजिट भी नहीं चेंज हुई थी और आपको पूछ लिया गया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो है वो चल किस पे रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आपको पता है? क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा क्या? पहले तो समझिए दोस्तों, एक तो होता है आपका समलंब चतुर्भुज, यानी कि इसमें 2 आपकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो मान लीजिए ये 2 भुजाएं हैं जो आपस में एक दूसरे से पैरेलल है या समांतर है, तो इनकी एक एक लंबाई होगी। एक की लंबाई ए मान लीजिए, एक की लंबाई बी मान लीजिए, और इनके बीच में कोई एक दूरी भी होती है दोस्तों। जो आपकी समलंब भुजाएं, समांतर भुजाएं होंगी समलंब चतुर्भुज की, उनके बीच में एक दूरी होगी और ये दूरी हमेशा सेम रहने वाली है। क्यों? क्योंकि वो
समांतर है। अब इनका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो इनका फॉर्मूला कहता है कि आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए हाफ लिखना है, उसके आगे अपनी जो भी समांतर भुजाएं हैं इन दोनों का जोड़ कर दीजिए और इस पूरे को गुणा कर दीजिए h से। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है। मैं चाहूंगा आप ये फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पूरा भरोसा है कि आधे विद्यार्थियों को तो ये फॉर्मूला पता ही नहीं होगा, और अगर नहीं होगा दोस्तों तो एग्जाम में सवाल भी नहीं होगा। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग बची है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सारी ही वैल्यूज उसने दे रखी है। दो समांतर भुजाएं उसने दे रखी है 25 और 12, दोनों को यहां पे ले आइए, 25 प्लस 12। एच उसने दे रखा है, ये भी यहां पे ले आइए, इंटू 8। लीजिए, कुछ भी बचा इसमें सॉल्व करने के लिए? इसमें क्या आपका कुछ भी बच रहा है सॉल्व करने के लिए? आपको सिंपली क्या करना है, आपको 2 से 8 को 4 बार में काट देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या बचा, 25 प्लस 12, ये हो गया आपका 37 इंटू 4। इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 148, है कि नहीं, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा सिर्फ एक ट्रिक पे चल रहा था कि क्या आपको ये फॉर्मूला आता है या नहीं आता है। आता है, क्वेश्चन खत्म। नहीं आता है, अभी भी टाइम है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इसे एक बार देख लीजिए, एक दो क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए। चलिए अगला सवाल लीजिए। आपका अगला सवाल है, यदि समकोण ट्रायंगल एबीसी में tan ए का मान आपको दिया है 4/3, तो 1 प्लस साइन 2a का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में होता क्या असल में कि अब अगर आपने अपने डाटा और अपनी वैल्यूज याद की होगी तो tan ए का यानी कि tan का कोई भी ऐसा 4/3 वाला मान तो होता नहीं है। तो इसे दोस्तों हमें अपनी बेसिक आइडेंटिटी पे ले जाके सॉल्व करना होगा कि tan का असली में मान होता क्या है। तो tan अगर दोस्तों आपने पढ़ा हो तो tan थीटा का मतलब होता है कि अगर मेरा एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एक थीटा डिग्री का एंगल होगा, तो जो भी मैं tan थीटा निकालूंगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर और बेस का एक रेशियो होता है दोस्तों, है कि नहीं। यानी कि अगर मेरा tan थीटा में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहां पे वो कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें tan ए है 4/3, यानी कि मेरा एक ट्रायंगल है एबीसी करके जिसमें अगर tan ए है यानी कि यहां पर आपका एक ए डिग्री का एंगल है, तो ये है 4/3, यानी कि 4 तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और बेस हो गया आपका 3 का। तो क्या मैं यहां से हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूं दोस्तों? तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5, है कि नहीं। अब अगर दोस्तों मेरे को अब यहां पे निकालना क्या, असल में मुझे निकालना है sin 2a। मेरा मेन जो है कंसर्न वो है sin 2a। तो sin 2a का दोस्तों असल में मतलब क्या होता है, तो sin 2a का मतलब होता है दोस्तों 2 sin a इंटू cos a। मतलब अगर मैं sin a और cos a की वैल्यू निकाल पाऊं तो मेरा sin 2a आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका tan a आपको दिया है तो क्या आप sin a निकाल सकते हैं? sin a का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो sin a का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, तो आपका परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। सिमिलरली अगर आप कहें कि cos a क्या होगा, तो cos a कैसे निकलेगा दोस्तों, तो cos a होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है कि नहीं। तो बेस आपका क्या होने वाला है दोस्तों, तो बेस है आपका 3 और हाइपोटेन्यूज है आपका 5। अब अपनी इन दोनों वैल्यूज को दोस्तों इसमें पुट कीजिए, तो आपका वैल्यू क्या बनेगा, आपको बनेगा 2 इंटू 4/5 इंटू 3/5। यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 24/25। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा था 1 प्लस साइन 2a, यानी कि आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन 2a किसके बराबर,
तो ये बराबर हो जाएगा 1+24/25 है कि नहीं। और इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 49/25। क्वेश्चन की शुरुआत में ही आपको एक दिमाग लगाना होगा दोस्तों। आपको tan को देखते ही ये पता करना पड़ेगा कि क्या ये मेरा थीटा डिग्री पे जा रहा है या ये मेरा tan का बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। और 4/3 देखते हैं दोस्तों, आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि tan की कोई भी वैल्यू 4/3 नहीं होती है। मतलब ये एक बेसिक अपने कॉन्सेप्ट को यूज करने की बात कर रहा है। तो हमने दोस्तों सबसे पहले tan के बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की, वहां से जो क्वेश्चन में हमें पर्टिकुलरली जिस टाइप का ट्रायंगल बनाने की बात की, हमने वो ट्रायंगल बनाया, वहां से हमने अपना हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 5, और उसके बाद हमने क्या किया, सिर्फ अपने sin 2a का जो आइडेंटिटी है उसमें अपनी वैल्यूज पुट कर दी दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है दोस्तों तो आप ये क्वेश्चन इजीली टैकल कर जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखें दोस्तों। लीजिए आपका अगला सवाल कह रहा है कि संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें आपको एंगल A दिया हुआ है और आपको एंगल B दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एंगल C और D का मान बताइए। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज की असली कहानी क्या होती है। तो चक्रीय चतुर्भुज की कहानी है दोस्तों कि चक्रीय चतुर्भुज में जो भी आमने सामने के एंगल होते हैं दोस्तों, जो भी आमने सामने के एंगल होते हैं, अगर आप इन्हें जोड़ें, यानी कि अगर आप एंगल A प्लस एंगल C लिखें और अगर आप एंगल B प्लस एंगल D लिखें, तो इन दोनों का मान क्या होता है, इन दोनों का ही मान 180 डिग्री के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। एंगल A आपको दिया हुआ है कितना, 75 डिग्री। एंगल C पूछा है और कुल कितना है, 180। तो एंगल C क्या आ गया, एंगल C का मान आ गया आपका 105। वैसे ही अगर एंगल B आपको दिया हुआ है 82 डिग्री और एंगल D आपसे पूछा है और दोनों का मान कुल मिला के कितना, 180, तो एंगल D कितना आ जाएगा आपका, तो एंगल D आ जाएगा आपका 98 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन में चक्रीय चतुर्भुज की ये आइडेंटिटी थी, और ये आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखें। लीजिए आपका अगला सवाल, यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। अब पहला बात, अगर ये 1 नंबर का सवाल होता और वो मुझसे पूछता कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं और मुझसे कहा जाता कि कुल संभावना कितनी है, तो मैं सीधा क्या कहता, कुल संभावना होती है 2 की घात n। नहीं पता है उस वीडियो को देखिए दोस्तों, आपको चैनल पर इसके लिए वीडियो मिल जाएगी। 2 की घात n यानी कि 3 सिक्के मतलब 2 की घात 3, मतलब कुल संभावनाएं होंगी 8। 1 नंबर का सवाल है, कुल संभावनाएं कितनी, 8। टिक मारा, आगे बढ़ गए। यहां पे वो क्या कह रहा है, यहां पे वो कह रहा है कि कितने प्रकार की घटना है, तो टोटल 8 प्रकार की घटना है, लेकिन वो साथ में कह रहा है समझाइए। तो अब हमें अपना सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब कभी भी जब भी आपको सैंपल स्पेस लिखना है दोस्तों, तो आप एक साइड से क्रम के हिसाब से लिखिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप तीनों हेड लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप आखिरी वाले हेड को चेंज कीजिए और से टेल बना दीजिए। 2 हो गए। फिर आप बीच वाले हेड को चेंज कीजिए, इसे टेल बनाइए, और फिर आप बीच वाले और आखिरी वाले दोनों को ही चेंज कर दीजिए। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके 4। ठीक है, अब सिमिलरली इसी के आप टेल में 4 बना सकते हैं। पहले आप दोनों टेल रखिए तीनों, फिर अगले वाले में आप एक को हेड बना दीजिए, फिर आप बीच वाले को हेड बनाइए, और फिर बीच वाले और आखिरी वाले दोनों को ही हेड बना दीजिए। लीजिए आप बहुत इजीली 8 की 8 संभावनाएं लिख जाएंगे दोस्तों, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। आपकी 8 संभावनाएं हैं, बहुत इजीली 8 संभावनाएं लिख सकते हैं। तो ये आपका कुल संभावनाएं हैं कितनी, 8। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर का सवाल बहुत ही इजी सवाल,
और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दोस्तों A2M एकेडमी पर एक वीडियो मिल जाएगी इसके लिए, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि एक मदारी की टोपी शंकुआकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है तो उसके गोल सिरे का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई बताइए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या करना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक मदारी का सर है, एक मदारी का सर है, और उसने क्या किया, इसके ऊपर एक टोपी पहन ली है, शंकुआकार टोपी पहनी है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि टोपी पहनी है मतलब टोपी में पेंदा तो नहीं होगा, तभी तो टोपी उसके सर पर बैठेगी, है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो नीचे का परिमाप है, ये जो नीचे का परिमाप है ये है आपका 56 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो कुल कपड़ा लगा है, कुल जो कपड़ा लगा है इस टोपी को बनाने में वो कितना है, वो है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जो कुल कपड़ा लगा है वो असल में उसके बेस के बिना है, क्योंकि बेस में तो उसका सर होगा, यानी ये जो होगा ये होगा आपका वक्र पृष्ठ, ठीक है दोस्तों। सिर्फ आपको ये पता करना है, तो वक्र पृष्ठ होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल, है कि नहीं। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर और एल, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब एंड में मुझे एल ही ज्ञात करना है। तिरछी ऊंचाई जो रहेगी दोस्तों वही तो आपकी एल होती है कि नहीं। तो आपको एंड में एल ही ज्ञात करना है, तो मतलब सबसे पहले मुझे आर लाना होगा। अब अपने इसको देखिए दोस्तों, परिमाप आपका दिया था 56 सेंटीमीटर, यानी कि ये परिमाप किसके बराबर है, ये बराबर है 2 पाई आर के, यानी कि ये किसके बराबर, ये बराबर है 2 इंटू 22/7 इंटू आर, है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों। अब अगर आप यहां से अपनी वैल्यूज को कट करें, अगर आप यहां से अपनी वैल्यूज को कट करें तो आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो मैं 2 से अपने 56 को कैंसिल कर देता हूं, तो ये हो गया मेरा 28। लेकिन इसके बाद दोस्तों ये जो मेरा बच रहा है, यानी कि मेरा क्या बचा है, मेरा बचा है पाई और आर। अपने क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो आपको यहां पर 3 वैल्यूज दिख रही हैं, एक है पाई, एक है आर, एक है एल। एल तो आपको निकालना है, यहां से दोस्तों आपको डायरेक्टली पाई आर मिल रहा है कि नहीं, यहां से आपको डायरेक्टली पाई आर मिल रहा है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली पाई आर की ही वैल्यू पुट कर दूं, पाई और आर की अलग अलग ना करूं। तो पाई आर की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गई मुझे 28। सामने कितना है, सामने आएगा आपका वक्र पृष्ठ यानी कि 840, और यहां पर रहेगा आपका एल, है ना दोस्तों। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एल का मान कितना आ जाएगा, आपका एल का मान आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप आखिरी टर्म तक उसको लेके जाएं और तभी वो सॉल्व होगा। आपको बीच में थोड़ा सा एक स्मार्ट अप्रोच देखना है दोस्तों कि कौन सी वैल्यूज आपको इजीली उसको सॉल्व कर सकती हैं। अगर दोस्तों आप मुझसे इससे भी आसान तरीका मांगे तो मैं आपको इससे भी आसान तरीका बता सकता हूं, जिसमें होगा क्या दोस्तों, अब खुद सोच के देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए एक दूसरे अप्रोच से लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया था दोस्तों, क्वेश्चन में आपको दे रखा था 56 किसके बराबर, 2 पाई आर के। अब खुद बताइए दोस्तों यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है पाई आर, यहां पर मुझे दिख रहा है पाई आर, एक एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है सिर्फ 2। तो अगर मैं दोस्तों इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दूं, इसी को बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट अप्रोच, है कि नहीं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं तो क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हो जाएंगे। लेकिन 2 पाई आर की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, मेरी वैल्यू कितनी है 56 इंटू एल बटे में 2 और सामने 840। अगर आप यहां से भी इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहां से भी आपका एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं दोस्तों स्मार्ट अप्रोच। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपके लिए बनाया ही इसी हिसाब से गया है कि आप उसके ऊपर ज्यादा माथापच्ची ना करें, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, उसे अप्रोच करने का तरीका आपको इंप्रूव करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर का आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि ए आपको दिया हुआ है, आपके 1 से लेकर 13 तक के सारे ऑड संख्याएं दोस्तों, और बी आपको दिया हुआ है आपके ये 4 ऑड संख्याएं हैं,
तो आपसे बोल रहा है तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी बताइए। अब देखिए दोस्तों, होता क्या हमेशा, हमेशा जब भी आपको ए यूनियन बी निकालना हो तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको इन दोनों को ही पूरा पूरा लिख देना है, बस डाटा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने 5 को देखिए दोस्तों, 5 क्या इस पहले वाले में है 7 7 भी है, 11 11 भी है, 13 13 भी है। मतलब कि दोस्तों अगर मुझे पूरा डाटा लिखना हो तो एक तरीके से मुझे, अगर मैं बी को लिखने जा रहा हूं तो मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ए के पूरे को 1 3 5 7 9 11 13, और आपको किसी को समझाना भी नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ अपने मन में चीज पता होनी चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है, कि मुझे दोनों की पूरी डाटा को लिख देना बिना रिपीट किए। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो ये क्या कॉमन होगा दोस्तों, तो अभी आपको पता चला कि बी की सारी चीजें ही ए में है, मतलब ए में एक्स्ट्रा चीजें हैं लेकिन बी की तो सारी हैं, मतलब बी ही वो चीज है जो दोनों में कॉमन है। बस बी की सारी वैल्यूज को लिख दीजिए, लीजिए आपका उत्तर। ठीक है दोस्तों, और अभी भी दोस्तों अगर आप अपनी घड़ी की ओर देखेंगे, अभी भी अगर आप टाइम को देखेंगे तो हार्डली दोस्तों आपका 40 या 45 मिनट्स हुआ होगा, आई होप उससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। लेकिन आपको क्या पता चला दोस्तों, आपको पता चला कि क्वेश्चंस बहुत इजीली टैकल किए जा सकते हैं। क्वेश्चंस को टैकल करने का एक से ज्यादा तरीका होने वाला है। क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, आपके बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होते हैं, कभी कभी आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मांगते हैं, कभी आपसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही बार बार एग्जामिनर रिपीट कर रहा है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद कहीं कहीं आपके डायरेक्ट सिर्फ आपने वैल्यू याद कर रखी है, आपके क्वेश्चन होते जाएंगे, कहीं पे आपको थोड़े से जो कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्तों उनको इमेजिन भी करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको समीकरण सॉल्व करना अभी से सीख लेना होगा दोस्तों। इसके अलावा माध्यिका और माध्य के क्वेश्चन ये आपके फ्री के, और जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन में आपको बताया दोस्तों, डाटा नहीं बदल रहा है, डिजिट नहीं बदल रहे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही उसी के ऊपर बेस्ड है। और उसके अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो इस पूरी वीडियो में दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा, आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना, आंसर कैसे लिखने दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, जब आप 45 से 50 मिनट में क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर जाएंगे दोस्तों, तो सोचिए आपको क्वेश्चन पेपर में कॉन्फिडेंस किस लेवल का होने वाला है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको कोई भी डाउट है दोस्तों तो वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। अपने बाकी विद्यार्थियों के साथ भी दोस्तों, अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों कि हम ऐसी ही और नई नई वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और आपके लिए लाते रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।